हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। So first question here is, who was elected as a new Director General of UNESCO at the 43rd General Conference which was held in Samarkand, Uzbekistan? So recently खालिद अल एने जो है, जो इजिप्ट के पर्सन है, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ डीजी ऑफ यूनेस्को एंड ही बिकम द 12th डीजी ऑफ यूनेस्को एंड फर्स्ट फ्रॉम अरब कंट्री एंड सेकेंड अफ्रीकन टू होल्ड दिस पोजीशन। इनका टर्म रहेगा 2025 से 2029 के लिए और इन्होंने सक्सीड किया है एंड्रयू ऑजले को, ठीक है, जो आपके फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही खालिद अल एने जो है, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ इजिप्टोलॉजी हेलवेन यूनिवर्सिटी कैरियो में। एंड बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, सो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली पीएम मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किए थे 4 नए वंदे भारत ट्रेन को फ्रॉम वाराणसी यूपी। अभी इन्हीं की बात करते हैं। एज ऑफ 8 नवंबर 2025 टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल वंदे भारत सर्विसेज जो हैं इंडिया में वो कितनी हो गई हैं? 164 हो गई हैं। और 4 नए सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो यहाँ पे आपकी लॉन्च की गई हैं, ठीक है, उनको इनॉग्रेट किया गया था, फ्लैग ऑफ किया गया था। एंड दे आर डेवलप्ड बाय दी तमिलनाडु इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है। एक बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप करती है, राइट। सो ये जो 4 न्यू वंदे भारत ट्रेन है वो आपकी बनाई गई हैं तमिलनाडु इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा, ठीक है। पहली आपकी है बनारस टू खुजरो वंदे भारत एक्सप्रेस, दूसरी है लखनऊ टू सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, देन आती है फिरोजपुर टू दिल्ली आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस है, एंड बेंगलुरु टू एर्नाकुलम ये आपकी चौथी वंदे भारत ट्रेन जो है वो यहाँ पे फ्लैग ऑफ की गई थी पीएम मोदी द्वारा, ठीक है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथनिंग लीगल एड डिलीवरी मैकेनिज्म एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। अब कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज बताओ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसके चीफ जस्टिस कौन बने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, इन्होंने लॉन्च किया था कम्युनिटी मेडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल विच इज प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल लीगल सर्विस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी हुई थी। इसके अलावा पीएम मोदी जी का आपका एक विजिट हुआ था उत्तराखंड में ऑन दी ओकेजन ऑफ 25th सेलिब्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड का आपका फॉर्मेशन डे था, 25th सेलिब्रेशन उसका आपका हुआ था एफआरआई में, और इसमें पार्टिसिपेट किया था पीएम मोदी जी ने, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत इन्होंने इनॉग्रेट किए थे कुछ प्रोजेक्ट्स एंड फाउंडेशन स्टोन रखा था कुछ प्रोजेक्ट्स का, वर्थ ओवर 8,140 करोड़ के, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए गए थे उनकी बात करें तो देहरादून वाटर सप्लाई कवरेज फॉर 23 जोन अंडर दी अमृत स्कीम, ये इनॉग्रेट किया गया था। देन न्यू इलेक्ट्रिक सबस्टेशन इन पिथौरागढ़। देन आपका नेक्स्ट आता है सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड इनॉग्रेट किया गया था हल्द्वानी स्टेडियम में नैनीताल में, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन्स जिन प्रोजेक्ट्स के रखे गए थे उसमें से पहला आता है सौंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, देन जमारानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन नैनीताल। देन एडिशनल प्रोजेक्ट्स आपके थे न्यू इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन विमेन स्पोर्ट्स कॉलेज इन चंपावत एंड आपका मॉडर्न डेयरी प्लांट नैनीताल, ये फाउंडेशन स्टोन रखे गए थे। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे रिलीज किया गया था 62 करोड़ का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे कंस्ट्रक्टर डी ऑटोमोबाइल, दैट इज OICA, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड दिस पोजीशन। तो रिसेंटली जो शैलेंद्र चंद्र हैं, ठीक है, शैलेंद्र चंद्र जो है ये नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं OICA के, एंड ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एंड MD and CEO है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के, ठीक है। और इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया था, एडिशनल डायरेक्टर चार्ज एंड MD and CEO बनाया गया था टाटा मोटर्स लिमिटेड का फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 फॉर अ 3 ईयर टर्म, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सक्सीड किसे किया था? जॉन बोजेले जो हैं उनको इन्होंने सक्सीड किया था, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ अलायंस फॉर ऑटोमोटिव इनोवेशन इन USA, ठीक है। साथ में ही नए वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए हैं हिल्डेगार्ड मुलर,
जो प्रेसिडेंट हैं जर्मनी के वीडीए के। ठीक है, अब बात करें OICA की, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसकी शुरुआत 1919 में की गई थी। Now next is which beach in Tamil Nadu has retained the International Blue Flag certification for the 5th consecutive year 2025-2026। तो recently कोवलम बीच जो आपका है तमिलनाडु का, ये जो बीच है इसने रिटेन किया है 5 साल तक इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। 2021 में ये पहला बीच बना था आपका तमिलनाडु का जिसको रिकॉग्निशन मिला था। एंड जो ये बीच है इट रिकॉर्डेड ओवर 5.5 लाख विजिटर्स इन 2024-2025। ठीक है, इसके अलावा जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु स्टेट्स ने 10 और बीचेस यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं फॉर द ग्लोबल सर्टिफिकेशन, जैसे चेन्नई के मरीना बीच, देन पलावलकम, आपका तिरुवन्यमयूर बीच एंड उथांदी बीच। तो ये आपके कुछ बीचेस हैं जिनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। इसके अलावा रेस्ट यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो। इसके अलावा अभी रिसेंटली पुरी एंड आपका सोनापुर बीचेस जो हैं उड़ीसा के, इसको भी इन्होंने भी सिक्योर किया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 2025-26 के लिए। अब ये जो टैग्स है, ये सर्टिफिकेशन जो है वो कौन ग्रांट करता है? डेनमार्क की ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। और 6 क्राइटेरिया या 6 आपके की एरियाज होते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए ये टैग्स दिए जाते हैं। ये आपके फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है वो दी जाती है बीचेस को। तो पहली आपकी है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एंगेजमेंट, क्लाइमेट एक्शन, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, पॉल्यूशन एंड वाटर क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज। तो ये आपके 6 फीचर्स होते हैं, ये 6 क्राइटेरिया होते हैं जिसपे बेस्ड जो आपका सर्टिफिकेशन है वो दिया जाता है। और इंडिया ने ऑफिशियली ब्लू फ्लैग प्रोग्राम को ज्वाइन किया था इन विच ईयर 2018। ठीक है, साथ ही में पिछले महीने इन मंथ ऑफ अक्टूबर महाराष्ट्र के 5 बीचेस को भी सर्टिफिकेशन मिला था। ये सब 5 बीचेस आपके यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन की। इसके सीईओ हैं डेनियल सेचफर, हेडक्वार्टर कोपेनहेगन डेनमार्क में लोकेटेड है, 1981 में से एस्टैब्लिश किया गया था। Now next is what is the name of a bilateral military exercise that was held between India and Vietnam in National Military Training Center 4 in Hanoi, वियतनाम। तो इंडिया और वियतनाम के बीच में एक एक्सरसाइज आपकी परफॉर्म की गई थी जिसका नाम है विनबैक्स। ठीक है, क्या नाम है इसका? विनबैक्स। एंड यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं वियतनाम की, जिसकी कैपिटल हनोई है, करेंसी है वियतनामीज डोंग और प्राइम मिनिस्टर इसके हैं फाम मिन चिन। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने विजिट किया था अंगोला में उनके 40th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन में। ठीक है, मतलब 40 साल हुए हैं इंडिया और अंगोला के डिप्लोमेटिक रिलेशन को, और इसी एनिवर्सरी के दौरान हमारी जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है इनका विजिट हुआ था अंगोला में। ठीक है, इनको रिसीव किया था मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल रिलेशन ऑफ अंगोला टेटे एंटोनियो। ठीक है, अब इनके विजिट के दौरान MOU साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड अंगोला की मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड मरीन रिसोर्सेज के बीच में प्रमोट करने के लिए जॉइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग इन अ फील्ड ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक और MOU यहाँ पे साइन हुआ है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल रिलेशन ऑफ अंगोला के बीच में फॉर इम्प्रूविंग कंसुलर सर्विसेज एंड सिटीजन सपोर्ट सिस्टम बिटवीन बोथ कंट्रीज। इसके अलावा इंडिया ने प्रपोज किया है फाइनलाइजिंग $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू अंगोला टू सपोर्ट जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स एंड एनर्जी सेक्टर कॉर्पोरेशन। देन अंगोला ने अग्री किया है कि ये ज्वाइन करेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को, जो इंडिया USA और ब्राजील ने लॉन्च की थी 2023 में। देन अंगोला ने अग्री किया है ये ज्वाइन करेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। नाउ इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन करते हैं, इंडिया हैज प्रपोज्ड अ $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच कंट्री टू सपोर्ट डिफेंस एंड एनर्जी सेक्टर प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया ने प्रपोज किया है $200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट टू दी अंगोला, राइट? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं इन्होंने फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया था टू दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला, जिनका नाम है डॉक्टर एंटोनियो ऑगस्टिनहो नेटो। ठीक है, इनको फ्लोरल ट्रिब्यूट यहाँ पे इन्होंने दिया था। इसके अलावा इन्होंने आर्म फोर्सेस का जो म्यूजियम है फोर्टलेजा डे साओ मिगोल इसमें भी विजिट किया था। इसके साथ ही इन्होंने जो अंगोला का 50th इंडिपेंडेंस डे था उसका पार्ट भी ये बनी थी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट 3 मेगावाट आवर वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम एट एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। तो रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडिया का पहला एंड लार्जेस्ट 3 मेगावाट आवर वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम एनटीपीसी के टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड अलायंस में, नेत्रा में बेसिकली। ठीक है, अब ये नेत्रा जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट, ये कहाँ पे आपका लोकेटेड है, ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, नेत्रा इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये जो सिस्टम है ये एनर्जी को स्टोर करता है लिक्विड वेनेडियम इलेक्ट्रोलाइट में, जो आपका लॉन्गर लाइफ, स्केलेबिलिटी, एनहांस सेफ्टी एंड बेटर परफॉर्मेंस हमें देता है एज कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस कृष्णन जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज टाइटल्ड साइबर भारत सेतु, ब्रिजिंग स्टेट्स सिक्योरिंग भारत एंड एनहांस साइबर अवेयरनेस, रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज इन डैश। तो जो ये सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन्होंने नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज या आप कह सकते हो वर्कशॉप जो है ये इन्होंने इनॉग्रेट की थी अगरतला के त्रिपुरा में। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। और 11 से 12 नवंबर तक ये आपकी चली थी और इसे ऑर्गेनाइज किया था त्रिपुरा गवर्नमेंट के डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन कोलैबोरेशन विद इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किए गए थे, जैसे त्रिपुरा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2025। ये फ्रेमवर्क है टू बिल्ड रेसिलेंट, एडेप्टिव एंड सिटीजन सेंट्रिक साइबर इकोसिस्टम सिक्योरिंग त्रिपुरा's IT एंड ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स। इसके अलावा एक कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया था, त्रिपुरा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ 2025। ये कैंपेन का मैस्कॉट रिलीज किया गया था, रक्षा मित्रा, विच फीचर्स आपका वर्कशॉप, साइबर हाइजीन सेशंस, कंपटीशन एंड सिटीजन ऑनलाइन सेफ्टी ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शी हैज इनॉग्रेटेड गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल एंड जेटी, India's first modern river ferry terminal built on banks of Brahmaputra river. This new terminal was constructed by the Assam Inland Waterways Transport Development Society at a cost of dash. तो हमारी जो यूनियन मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल एंड जेटी को, जो आपका बनाया गया है ऑन दी बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, इसका बनाने का कॉस्ट आपका है 304.95 करोड़ रुपीस। ठीक है, सो आंसर है इस ऑप्शन नंबर ई। और इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, अब ये जो टर्मिनल है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर इनिशिएटिव टू मॉडर्नाइज इन असम्स इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ $88 मिलियन लोन असिस्टेंट फ्रॉम योर वर्ल्ड बैंक, राइट। इसके अलावा हमारे जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया था ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सती राधिका शांति उद्यान, which is built at a cost of over rupees 327 crore under which mission? Smart City Mission. Okay. Now next is, which company inaugurated a $100 million manufacturing facility in Bangalore, Karnataka? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपकी $100 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इनॉग्रेट की है इंडिया के बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में ये इनॉग्रेट की गई है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोलिंस एरोस्पेस, जो यूएस बेस्ड RTX कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है। ठीक है, इन्होंने अपना फैसिलिटी इनॉग्रेट किया है बेंगलुरु में। अब ये जो फैसिलिटी है इसका नाम है कॉलिंस इंडिया ऑपरेशन सेंटर एंड इसे कर्नाटका के इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड एरोस्पेस पार्क में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, अब ये जो फैसिलिटी है ये इनिशियली प्रोड्यूस करेगी एयरक्राफ्ट सीट्स, लाइटनिंग, कार्गो सिस्टम्स, टेम्परेचर सेंसर, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम्स, वाटर सॉल्यूशंस एंड इवैक्यूएशन स्लाइड्स जो है ये यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे इनके फैसिलिटी में। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है NSO जो है, इन्होंने अपना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन जो है वो रिलीज किया था जुलाई से सितंबर का।
और इस रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन किया गया है डिस्कस करते हैं। इसमें बताया गया है इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अमंग पर्सन्स एज 15 ईयर्स एंड अबव, ये डिक्लाइन हुआ है 20 बेसिस पॉइंट और ये पहुंच गया है 5.2% इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। अब यहाँ पे रूरल एरियाज की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है टू दी 4.4% इन दी सेम ड्यूरेशन। वहीं पे अर्बन एरिया में ये इंक्रीज हुआ है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ी है एंड इट रीच टू 6.9%। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है वो कौन सा स्टेट में देखा गया है? इट इज इन द उत्तराखंड विच इज 8.9%, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश 8.2% एंड केरला विद 8%। ठीक है, तो टॉप 3 स्टेट जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका जो है हाईएस्ट है वो ये तीनों स्टेट हैं, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश एंड केरला है। ठीक है, अब बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की फॉर इंडिविजुअल्स एज 15 एंड अबव। ये स्लाइटली इंक्रीज हुआ है एंड इट रीच टू 55.1% इन दी Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। इसमें भी फीमेल पार्टिसिपेशन आपका इंप्रूव हुआ है टू दी 33.7%। वहीं पे मेल का जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, पार्टिसिपेशन है, वो यहाँ पे आपका कम हुआ है, 77.2% देखा गया है। बात करें सेक्टर वाइज की तो एग्रीकल्चर में 42.4% जो है वर्कफोर्स यहाँ पे एम्प्लॉयड है, टर्चरी सेक्टर में 33.5% एंड सेकेंडरी सेक्टर में 24.2%। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, which state registered the highest unemployment rate at 8.9%? तो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमने पढ़ा उत्तराखंड में था, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट विजयनगर कर्नाटका? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका विजयनगर में कमीशन किया है? सो इट इज JSW एनर्जी लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज JSW एनर्जी लिमिटेड, जिन्होंने इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका विजयनगर कर्नाटका में कमीशन किया था। ठीक है, ये स्टैब्लिश किया गया है फैसिलिटी अंडर दी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ट्रांचे 1, इनके तहत ये स्टैब्लिश किया गया है। और इस ये फैसिलिटी जो है ये सप्लाई करेगी 3,800 टन्स पर एनम ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन एंड 30,000 टन्स पर एनम ऑफ अ ग्रीन ऑक्सीजन डायरेक्टली टू द स्टील मेकर्स डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन यूनिट। ठीक है, इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव है इट इज अ पार्ट ऑफ इट्स 6,800 टन्स पर एनम एलोकेशन अंडर स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, दैट इज साइट प्रोग्राम बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इस कंपनी का टारगेट है कि अचीव करेंगे 30 गीगावाट जनरेशन कैपेसिटी एंड 40 गीगावाट आवर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बाय द फाइनेंशियल ईयर 2030। ओके, नाउ इसके अलावा नोट करना है JSW एनर्जी जो है इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है JSW स्टील के साथ टू इंक्रीज सप्लाई टू 85,000 टू 90,000 टन्स पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन एंड 7.2 लाख टन्स पर एनम ग्रीन ऑक्सीजन बाय 2030। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के आपके मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया था वाटरशेड महोत्सव। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, लॉन्च किया गया था ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में। और इसका मेन एम क्या था? प्रमोट करना कम्युनिटी लेड वाटर मैनेजमेंट को एंड सस्टेनेबल वाटरशेड डेवलपमेंट अक्रॉस रूरल इंडिया। ओके, अब यहाँ पे मिशन वाटरशेड पूरन उत्थान इंट्रोड्यूस किया गया था टू रीजुविनेट डिग्रेडेड लैंडस्केप थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। एंड यहाँ पे जो वाटरशेड जन भागीदारी कप 2025 के विनर थे उनको भी ऑनर किया गया था। साथ में ही वेंगालयपलम टैंक रिजुविनेशन प्रोजेक्ट जो है इसे यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था टू रिस्टोर इकोलॉजी, टू बूस्ट लाइवलीहुड एंड टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसे इंप्लीमेंट किया गया था अंडर दी वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ओके, और इसके लिए कॉस्ट कितना आपको यहाँ पे लगा था? डेवलपमेंट कॉस्ट 1.20 करोड़ का। ओके, नाउ इसके अलावा नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस जो है वो भी यहाँ पे आपकी हुई थी एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंटीग्रेट करना इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अंडर दिस योजना। ओके,
साथ में ही इस कॉन्फ्रेंस में कुछ हाईलाइट किए गए थे पॉइंट्स, जैसे इंडिया ने रिसीव किया है 75% ऑफ एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग दी मानसून सीजन। देन वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो पर कैपिटा वाटर एक्सपेक्टेड जो है वो डिक्लाइन होगा आपका बाय 2031 एंड इट विल बी डिक्लाइन टू 1367 क्यूबिक मीटर, जो अभी कितना है 1486, जो आपका 2021 में 1486 क्यूबिक मीटर था। नाउ ये 2031 तक आते आते कम हो जाएगा, 1367 क्यूबिक मीटर रह जाएगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है इकोनॉमिक इम्पैक्ट वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का फेज 1 में यहाँ पे जनरेट किया गया था आपका ₹19,450 करोड़ का एनुअल फार्म इनकम, ठीक है, विच इज 6.2 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट। एंड फेज 2 कवरेज आपका रहेगा, यहाँ पे इसका बेसिकली टारगेट है कि 50 लाख हेक्टेयर्स तक जो है ये कवरेज आपका रहेगा वाया 1220 प्रोजेक्ट्स विद रुपीज 12,972 करोड़ आउटले। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, इन्होंने नोटिफाई किया था सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन अ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रूल्स 2025 फॉर फुलफिलिंग यूनियन बजट 2025-2026 कमिटमेंट, ठीक है। तो रिसेंटली आपके यहाँ पे जो रूल्स हैं या आपकी जो क्या कह सकते हैं, गाइडलाइन कह सकते हैं कि वो यहाँ पे नोटिफाई की गई हैं, और जो ये रूल है ये प्रोवाइड करेंगे फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट इन इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड इसका एम है टू अनलॉक द कंट्रीज मरीन पोटेंशियल, ठीक है। अब जो ये रूल है ये नोटिफाई किए गए हैं अंडर द टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 के तहत, और ये 4 नवंबर 2025 से इफेक्ट में आ चुके हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो देख लेते हैं। बूस्ट करना सी फूड एक्सपोर्ट को, ठीक है, टू प्रीमियम इंटरनेशनल मार्केट, एम्पावर करना लोकल फिशिंग कम्युनिटीज को एंड फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को। फिर तीसरा पॉइंट है फोकस करना अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड में विच अकाउंट फॉर 49% ऑफ इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एंड लास्ट से प्रमोट करना सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये अप्लाई होंगे सारी फिशिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज में इंडिया के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एंड फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस पे, एंड दे आर प्रायोरिटाइज फॉर डीप सी फिशिंग एंड एडवांस वेसल ऑपरेशन, ठीक है। इसके अलावा वेसल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मैकेनाइज्ड और मोटर वेसल जिनका आपका साइज जो है या जिसकी लेंथ जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24 मीटर है, इनको एक्सेस पास की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वाया रियल एक राफ्ट। एंड जो एक्सेस पास है ये इशू किए जाएंगे अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, जो 3 साल के लिए वैलिड होंगे, और जब इसका एक्सपायर होना होगा उससे 30 डेज पहले इसको रिन्यू किया जाएगा, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स की बात करें, टोटल रजिस्टर्ड वेसल कितने हैं इंडिया के 2.38 लाख हैं। मैकेनाइज्ड वेसल जिनको पास की जरूरत पड़ेगी वो है 64,187, एंड स्मॉलर वेसल को यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है विच इज 1.72 लाख, ठीक है। अब रियल क्राफ्ट जो है इसने इंटीग्रेट किया है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल के साथ फॉर इनेबलिंग टू इशू फिश कैच एंड हेल्थ सर्टिफिकेट, जो क्रूशियल होते हैं फॉर एक्सपोर्टिंग सी फूड इंटरनेशनली, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वो अपनाई जाएंगी, जैसे हार्मफुल फिशिंग मेथड्स जो हैं उसको प्रोहिबिटेड किया गया है, जैसे आपका एलईडी लाइट फिशिंग, पेयर ट्रॉलिंग, बुल ट्रॉलिंग, इनको यहाँ पे प्रोहिबिटेड किया गया है। और यहाँ पे बोला गया है एक मिनिमम लीगल साइज जो है वो सेट किया जाएगा फॉर ऑल फिश स्पीशीज, ताकि जो डिस्टर्बेंस होती है ना कि अब छोटे फिशेस को अगर हम बार बार जो है पकड़ते जाएंगे तो उनका मतलब उनका जो फ्यूचर है या मतलब आने वाले टाइम में वो एक्सटेंड हो जाएंगी, राइट। सो इस वजह से यहाँ पे बोला गया है मिनिमम लीगल साइज जो है डिसाइड किया जाएगा सारी फिश स्पीशीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट लेवल फिशरीज मैनेजमेंट प्लान करेंगे फॉर रिस्टोरिंग डिक्लाइनिंग फिश स्टॉक एंड प्रमोटिंग, एंड दे विल प्रमोट मैरीकल्चर एज अ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है मदर एंड चाइल्ड वेसल कॉन्सेप्ट फॉर मिड सी ट्रांसशिपमेंट स्पेशली फॉर आइलैंड रीजन
और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फिश कॉट इन अ इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रिकॉग्नाइज एज इंडियन ओरिजिन फॉर कस्टम पर्पस। तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन जो बेसिकली इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मच्छियां पकड़ी जाएंगी उनको इंडियन ओरिजिन का एक तरह से टैग यहाँ पे दिया जाएगा कस्टम पर्पस के लिए, राइट। नेक्स्ट है मैंडेटरी ट्रांसपॉन्डर एंड क्यूआर कोड आधार और फिश आईडी कार्ड यहाँ पे जो है मैंडेटरी किए गए हैं फॉर वेसल सेफ्टी। एंड नवमित्र ऐप इंटीग्रेशन यहाँ पे आपका होगा फॉर द बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के लिए, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कौन यहाँ का बंदा है कौन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला है गवर्नमेंट जो है ये प्रोवाइड करेगी ट्रेनिंग, ग्लोबल एक्सपोजर, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड क्रेडिट एक्सेस फॉर फिशर्स एंड कॉर्पोरेटिव और आपका FFPOs पे, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंडिया की कोस्टलाइन डेटा की। तो इंडिया की कोस्टलाइन कितनी है, इट इज अराउंड 11,099 किलोमीटर्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया का 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जो सपोर्ट करता है 50 लाख फिशर्स को, ठीक है। देन ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। एंड सी फूड एक्सपोर्ट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपका ₹60,000 करोड़ का सी फूड एक्सपोर्ट करता है इंडिया, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, India's first indigenous quantum diamond microscope was developed by researchers from which institute? तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप आपका डेवलप किया है एंड इसे डेवलप किया गया है बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम IIT बॉम्बे, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे के जो रिसर्चर्स हैं फ्रॉम द फोटोनिक्स एंड क्वांटम इंजीनियरिंग दैट इज पीक वेस्ट लैब, इन्होंने इसे डेवलप किया है। एंड इंडिया जो है इस टाइप का डोमेन में पहला इंडिया का ये पेटेंट आपका है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप की। तो ये क्वांटम सेंसर बेस्ड इमेजिंग डिवाइस है जो यूज करता है नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर इन अ डायमंड क्रिस्टल फॉर डिटेक्टिंग एंड विजुअलाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, ओके। एंड इसे डेवलप किया गया है अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अदर न्यूज की। सो नेशनल हेल्थ रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इन्होंने रिन्यू किया है इनका MOU विद द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ फॉर स्ट्रेंथनिंग एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर डिलीवरी इन इंडिया। इनिशियली ये जो आपका MOU था 2019 में साइन किया गया था और अभी से रिन्यू किया गया है। एंड सिग्नेटरीज की बात करें तो आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल जो हैं, जो CEO हैं इनके, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था विद दी डॉक्टर राजीव बहल जो सेक्रेटरी हैं DHR एंड DG हैं ICMR के, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आपकी है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड जो है इन्होंने ज्वाइन किया है टास्क फोर्स ऑन नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एज अ अडॉप्टर, pledging to begin nature related reporting in line with the global standard from financial year 2026. So अभी जो अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड है इन्होंने ज्वाइन किया है टास्क फोर्स ऑन नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को, ठीक है। और ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी है जिसने इसे ज्वाइन किया है इस फ्रेमवर्क को, ठीक है। एंड विद दिस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इट विल आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट इट्स नेचर रिलेटेड डिपेंडेंसीज, impact, risk and opportunities as a part of environmental, social and governance strategy, ठीक है। अब ये जो फ्रेमवर्क है इसे लॉन्च किया गया था कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसे लॉन्च किया था, जिसमें UNDP आपका है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव है। तो इन सब ने मिलकर इसे आपका लॉन्च किया था गाइड करने के लिए कंपनीज को ऑन नेचर रिलेटेड रिस्क, डिपेंडेंसीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज है रिसेंटली CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क फॉर लिवरेजिंग CSIR एंड R&D एक्सपर्ट्स एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज अक्रॉस इंडियाज अपकमिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इंडिया के जो अपकमिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उनके लिए इन दोनों ने बेसिकली अग्रीमेंट साइन किया है कि इसके जो एक्सपर्टीज हैं वो मिलके यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। अब सिग्नेटरीज कौन है, डॉक्टर विवा मल्होत्रा शौहने जो हेड हैं टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट
टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट डायरेक्टरेट की CSIR में, एंड मिस्टर विकास गोयल जो जनरल मैनेजर हैं आपके NICDC में। NICDC जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, CSIR आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस MOU के तहत ये प्रमोट करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ R&D हब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, इंडस्ट्रियल इंक्यूबेटर एंड इनोवेशन सेंटर्स को विद इन अ स्मार्ट सिटीज फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्री, एकेडमिया, रिसर्च लिंकेज एंड एक्सिलरेट द ग्रोथ ऑफ हाईटेक एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी, रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्रीपद येसो नायक, इन्होंने लॉन्च किया था लोगो एंड ऑफिशियल वेबसाइट ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट की, जो आपका 5 से 7 दिसंबर को होना है पूरी ओडिशा में, जिसका थीम है पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजर इसमें रहेंगे आपके टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज, IIT कानपुर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ओडिशा गवर्नमेंट, ओके। Now next is who has been appointed to advisory board of UK-based Blue Ocean Corporation, the world's #1 supply chain consulting and training firm। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको आपका अपॉइंट किया गया है एडवाइजरी बोर्ड में ऑफ अ UK-based Blue Ocean Corporation? तो इनका नाम है पुष्पेंद्र S पूनिया, ठीक है। क्या नाम है? पुष्पेंद्र S पूनिया, और ये चेयरपर्सन है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ टैक्स पॉलिसी एट नीति आयोग। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली WHO ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आपकी जारी की थी, रिलीज की थी, और इसमें आपके डेटा एक बार गो थ्रू करते हैं, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे, राइट। सो पहला पॉइंट है इंडिया का जो टीबी बर्डन एंड प्रोग्रेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी इंडिया का टीबी इंसिडेंट रेट जो है वो कम हुआ है, विच इज 21% बाय द 21%, जो पहले आपका 237 लाख पर लाख था 2015 में, अब ये गिर के 187 पर लाख हो गया है, ठीक है। 2024 का डेटा ये बताया जा रहा है, एंड दिस डिक्लाइन इज ऑलमोस्ट डबल द ग्लोबल रिडक्शन रेट विच इज 12%, राइट। इसके साथ ही यहाँ पर डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, फिर भी इंडिया का जो टारगेट था 2025 का ऑफ 77 केसेस पर लाख, ये हम अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। साथ ही इंडिया जो है ये इंडिया अभी ऐसी कंट्रीज में आता है जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस ग्लोबली आ रहे हैं, ठीक है। इट इज अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ वर्ल्ड्स टीबी बर्डन, यहाँ पे ये बताया गया है। इसके अलावा हाई बर्डन कंट्रीज इंडिया के साथ साथ और कौन सी हैं? इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब ग्लोबल डेटा की बात करें तो टीबी की वजह से 1.2 मिलियन डेथ्स हमें देखने को मिली हैं and this TB affect 10.7 million people in 2024। ग्लोबल इंसिडेंट रेट की अगर हम बात करें तो ये आपका कम हुआ है 1.7%, रीचिंग 131 केसेस पर लाख। इसके अलावा 8 कंट्रीज ऐसी हैं विच इज अकाउंटेड फॉर 67% ऑफ ग्लोबल टीबी केसेस, जिसमें इंडिया पहले नंबर पे है विद 25%, इंडोनेशिया सेकंड पे, फिलीपींस, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बांग्लादेश, ठीक है। देन 30 हाई बर्डन कंट्रीज जो हैं दे कॉन्ट्रीब्यूट 87% ऑफ केसेस ग्लोबली। तो 30 हाई बर्डन कंट्रीज की वजह से, मतलब 30 हाई बर्डन कंट्रीज जो हैं वो 87% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबली जो केस आ रहे हैं उनके, ठीक है। देन नेक्स्ट है रीजन वाइज कंट्रीब्यूशन की बात करें 2024 की, तो सबसे ज्यादा हमारा जो केसेस हैं वो देखे गए हैं साउथ ईस्ट एशिया से। देन वेस्टर्न पैसिफिक 27%, अफ्रीका 25%, ईस्टर्न मेडिटेरियन 8.6%, अमेरिका 3.3% एंड यूरोप 1.9%। नाउ अब बात करते हैं प्रोग्रेस की ग्लोबल लेवल पे। सो पीपल फॉलिंग इल विद टीबी, ये इनका जो आंकड़ा है वो कम हुआ है, एंड इट रिड्यूस टू 10.7 मिलियन इन 2024, जो 2% इंप्रूवमेंट हमें शो करता है 2023 से। अगर बात करें डेथ की जो टीबी से होती हैं, तो इसमें भी हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिला है, 1.27 मिलियन ये आपके 2023 में थे, नाउ इट रीच टू 1.23 मिलियन इन 2024 विच शोज 3% डिक्लाइन। देन डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट कवरेज की बात करें तो 8.3 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको रिसेंटली डायग्नोस हुआ है टीबी का, ठीक है, एंड 5.3 मिलियन ऐसे हैं हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, दे रिसीव प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट विच इज अप फ्रॉम 4.7 मिलियन, ठीक है। पहले 4.7 मिलियन थे, नाउ 5.3 मिलियन ये आपके हो गए हैं, ठीक है। रैपिड टेस्टिंग कवरेज जो है वो भी आपका इंक्रीज हुआ है टू 54%, अर्लियर इट वाज 48%, राइट।
देन नेक्स्ट इज 1,64,000 पीपल ट्रीटेड फॉर ड्रग रेसिस्टेंट टीबी एंड ट्रीटमेंट सक्सेस जो है सक्सेस ये भी इंप्रूव हुआ है टू दी 71%, अर्लियर इट वॉज 68%। ठीक है, देन इंडिया स्पेसिफिक की बात करें जो ट्रीटमेंट कवरेज है ये बड़ा है इंडिया में फ्रॉम 53% इन 2015 टू 92% इन 2024। 26.1 लाख पेशेंट आपके ऐसे हैं जिनको डायग्नोस हुआ था 2024 में टीबी, एंड आउट ऑफ 27 लाख एस्टिमेटेड केसेस, टोटल केस 27 लाख आपके थे, जिसमें से 26.18 लाख पेशेंट आपके डायग्नोस किए गए हैं टीबी वाले। ठीक है, इसके अलावा मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जो है टीबी बर्डन की अगर हम बात करें, एमडीआर टीबी बर्डन की, तो इंडिया अकाउंट फॉर 32% ऑफ अ ग्लोबल एमडीआर टीबी केसेस। ठीक है, इसके अलावा ट्रीटमेंट सक्सेस जो है वो इंडिया की 90% हो गई है, जो हायर है ग्लोबल एवरेज, जो ग्लोबल एवरेज है उससे हायर है। ग्लोबल एवरेज कितना है 88%, और इंडिया का ट्रीटमेंट रेट 90% शो करता है रेट, सक्सेस रेट। ठीक है, इसके अलावा टीबी रिलेटेड मोर्टेलिटी जो है ये आपकी रिड्यूस हुई है फ्रॉम 28 पर लाख जो 2015 में थी, इट रीच टू 21 पर लाख इन 2024। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडिया ने टीबी से मुक्ति पाने के लिए आपका एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, टीबी मुक्त भारत अभियान, जो दिसंबर 2024 में आपका लॉन्च किया गया था, इन विच 19 करोड़ पीपल आर स्क्रीन्ड and 24.5 lakh TB patients detected. ठीक है, which includes 8.61 lakh as asymptomatic cases which shows strong early detection. ठीक है, मतलब इनका ज़्यादा बात बिगड़ने से पहले ही डिटेक्शन हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा निक्षय पोषण योजना भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी, जिसमें अगर इसके डेटा की बात करें तो अभी तक 4,406 करोड़ डिस्बर्समेंट की जा चुकी है एंड 1.37 करोड़ बेनिफिशरीज को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा 6.77 लाख निक्षय मित्र यहाँ पे एनरोल किए गए हैं एंड 45 लाख फूड बास्केट भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। इवन इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो इंक्रीज हुआ था, पहले 500 रुपए था, बाद में इसको 1000 पर मंथ इंक्रीज कर दिया गया था इन 2024। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू द WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 व्हिच कंट्री अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस इन 2024। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट केसेस आपके इंडिया में देखे गए थे, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब WHO की बात करें, इसके डीजी हैं टेड्रोस एडनोम गेब्रेयस, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1948 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज GSH India Private Limited sign a memorandum of agreement with which institution to create skilled workforce for supporting sustainable energy projects। तो इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ GSH इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि क्रिएट किए जाएं स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर सपोर्टिंग सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। सो इट इज IIIT मणिपुर। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, इट इज IIIT मणिपुर, और ये अग्रीमेंट साइन किया गया था ड्यूरिंग द 5th GSH सस्टेनेबल एनर्जी फोरम 2025 जो चेन्नई तमिलनाडु में आपका हुआ था। ठीक है, अब इस MOA के तहत IIT जो आपका IIIT मणिपुर है ये कोलैबोरेट करेगा GSH इंडिया के साथ डिजाइन और डिलीवर करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एनर्जी सेक्टर। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो फर्स्ट इज वर्ल्ड न्यूमोनिया डे जो 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम था चाइल्ड सर्वाइवल एंड पहली बार इसे 2009 में ऑब्जर्व किया गया था एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड न्यूमोनिया डे इज सपोर्टेड बाय WHO एंड यूनिसेफ। यूनिसेफ का स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन एम रसल, न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है और 1946 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट डे आपका आता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे या जन प्रसारण दिवस, 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन फर्स्ट एंड ओनली टाइम लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था महात्मा गांधी द्वारा ऑन ऑल इंडिया रेडियो, जिसे आकाशवाणी के नाम से हम जानते हैं, इन न्यू दिल्ली 1947 में आफ्टर पार्टीशन, राइट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड काइंडनेस डे, 13 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और 28वां एडिशन इस बार हमने इसका ऑब्जर्व किया था, पहला एडिशन 1998 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड डायबिटीज डे, 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, पहला एडिशन 2007 में ऑब्जर्व किया गया था और थीम थी डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। ठीक है, 2025 की थीम आपकी ये थी।
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें benchmarkstudy07@gmail.com पे मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।